गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनटीटी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट का यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर थर्ड का चैप्टर नंबर फोर्थ और चैप्टर नंबर फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें जो टिप्पणियां हैं वो दी गई है। तो 4 टिप्पणियां इस क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहले है मापन के उद्देश्य। तो हमने क्या देखा था, हम मापन के डेफिनेशन देखी, मापन के स्तर देखे। तो मापन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी चीज़ होती है तो उसकी मात्रा, उसकी संख्या, उसके गुण, उसके दोष, वो सारी चीज़ें हैं, वो आंकड़ों में दिखाने को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो हमने क्या करे थे, मापन के प्रकार पे पढ़े थे, मापन के स्तर पे पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो मापन के उद्देश्य क्या होते हैं, मापन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, जो यद्यपि मापन के पूर्व वर्णित कृत्यों के आधार पर उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं। उसके उद्देश्य स्पष्ट हो गए कि मापन क्यों किया जाता है, कौन से क्षेत्र में कौन सा मापन किया जाता है। तो फिर भी हम है वो अवबोध करवाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में मापन के दोष हैं उनको भी संक्षेप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला दोष क्या है, छात्रों की वृद्धि तथा विकास को समझकर उनकी सहायता करना। तो छात्र की वृद्धि और विकास को कैसे समझा जाता है, तो अब जैसे हम एज लेते हैं बच्चे की, तो बच्चे की एज क्या है, बच्चे की एज 3 साल है, 4 साल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तो बच्चे की जो क्लास है उसको डिसाइड करते हैं, बच्चे को क्लास में भेजते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग उसकी वृद्धि हो रही है, उसका विकास है वो हम करेंगे। जो चीज़ें वो सीखने लायक है, उसका जो माइंड है वो कितना डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से हम बच्चे को चीज़ें सिखाते हैं। तो उसके हिसाब से चीज़ों को सिखाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मापन की ज़रूरत होती है। बच्चा कितने साल का हुआ, कितने टाइम का हुआ है, वो भी क्या है, वो भी मापन है। तो मापन का पहला उद्देश्य है ये। उसके बाद देखिए छात्रों द्वारा ज्ञान, बोध, कौशल आदि की जांच करना। आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ज्ञान कितना है, क्या समझ में आया, कौन कौन सी चीज़ें उसको समझ में नहीं आई, तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं जिससे हमें पता लगता है। तो सेकंड इसका विषय है। उसके बाद देखिए छात्रों की बुद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना और दूर करने के उपाय बताना। अब छात्र की जो वृद्धि और विकास है उसमें अवरोध क्या है, जो बच्चा है किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है, वो किस कारण से नहीं सीख पा रहा है, उसमें रीजन क्या है और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब हमें किसमें पता लगती हैं, मापन से पता लगती है। कोई कमजोरी होगी बच्चे की, कोई समझ में चीज़ नहीं आ रही है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हम इसके अवरोध को जानेंगे कि ये किस वजह से है और उसको क्या करेंगे, उसके उपाय क्या करेंगे। उसके बाद देखिए छात्रों की शैक्षिक प्रगति की बाधक तत्वों को जानना। अब बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसमें अगर उसके नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सी बाधाएं हैं, हमारे टीचिंग मेथड में कोई कमी है, या घर में उसको माहौल अच्छा नहीं मिल रहा है, या उसके पेरेंट्स ठीक नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें किससे पता लगेगी, मापन से पता लगेगी। तो उसमें जो बाधक तत्व आ रहे हैं दूर करने के लिए हम हैं वो मापन के द्वारा पहले इनको पता लगाएंगे। उसके बाद देखिए छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी करना। तो इससे हमें छात्र की व्यक्तिगत भिन्नताएं, अब जैसे दो बच्चे की क्लास में अगर 15-30 बच्चे भी हैं तो सारे बच्चे क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, सब अलग अलग टाइप के होते हैं, सबके सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो वो जो तत्व है उनके बीच में भिन्नताएं क्या है उनकी जानकारी का पता लगाएंगे। किस बच्चे को जैसे कलर में भी क्या होता है, किसी को कोई कलर पसंद होता है, किसी को कोई कलर पसंद होता है, सब्जेक्ट में भी डिफरेंस होता है, किसी को साइंस पसंद होती है, किसी को मैथ्स पसंद होते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमें किससे पता लगाएंगे, हम मापन से। उसके बाद देखिए छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। आज हम एक बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हम दूसरे को भी एनकरेज करेंगे कि देखो इसके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, हमें भी इतने मार्क्स करने हैं। तो वो हम दोनों में अगर कॉम्पिटिशन की भावना पैदा कर रहे हैं, वो पहले हम उसकी मापनी करेंगे कि दोनों के मार्क्स अगर कितने कितने आ रहे हैं, उसके बाद ही उसको एनकरेज कर पाएंगे कि आपसे ज़्यादा मार्क्स उस बच्चे के आए हैं तो आपको लेने हैं। तो इसीलिए बच्चों में कॉम्पिटिशन की भावना पैदा करने के लिए क्या जरूरी है, मापन जरूरी है। ये मापन का एक उद्देश्य है। उसके बाद देखिए छात्रों की कमियों और कठिनाइयों को जानना और उसका निवारण करना कि बच्चों की कमी है वो कहाँ पे आ रही है। जैसे हम टेस्ट लेते हैं तो ऐसा होता है कि कई बार पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन होता है वो सारे बच्चों का सही होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो सभी बच्चों का गलत होता है। तो वो गलत क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या उसको कठिनाइयाँ आ रही है, उसका पता लगाया जाता है। उसके बाद देखिए छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। बच्चों को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे।
घटकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। अब कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, वो बच्चों का कितना समझ में आ रहा है, वो कितना प्रभावशाली तरीके से पढ़ा रहा है, वो हमें कैसे पता लगेगा। हमने पर्टिकुलर टीचर ने बच्चे को कोई पढ़ा दिया, कोई टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद हमने उसका मापन किया, उसका टेस्ट लिया, उसकी परीक्षा ली, जिसमें उसके मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो इससे हम किस चीज़ का पता और लगा सकते हैं। जो टीचर है उसका जो पढ़ाने का तरीका कैसा है, प्रभावशाली है नहीं है, इन चीज़ों का भी पता लगता है। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम में सुधार के लिए अपना क्या करें। अब बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, उनकी मानसिकता के अकॉर्डिंग होता है, रेडी किया जाता है, तो उसके सुधार का जो आधार है वो भी हम इससे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए शिक्षण मीडियम तथा सहायक सामग्री को याद करना। अब जैसे हम बच्चे के लिए टीचिंग मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए इफेक्टिव है या नहीं है, हम टीचिंग एड कौन सी यूज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और वो टीचिंग एड में हमने जो आंकड़े ऐड किए हैं वो सही है या नहीं है, तो ये चीज़ें भी इसके द्वारा पॉसिबल होती हैं। उसके बाद देखिए छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के लिए तैयार करना। अब छात्र है वो शैक्षिक और व्यावसायिक बच्चा है, उसका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है, मैथ ज़्यादा अच्छा है, साइंस ज़्यादा अच्छा है, तो उसको आगे के लिए आगे को उसका जो व्यावसायिक निर्देशन के लिए कि बच्चा कौन से सेक्टर में जाना चाहता है, तो उसको निर्देशन देने के लिए मापन है ये क्या है, आवश्यक है। उसके बाद देखिए छात्रों का योग्यता आधारित वर्गीकरण करना। अब बच्चों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो बच्चों का मापन किया जाता है, किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, कौन से बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कौन से बच्चे हैं वो क्या है बिल्कुल नॉर्मल है, और कौन से बच्चे हैं वो सामान्य से कमज़ोर हैं, मंदबुद्धि हैं, तो इनका जो वर्गीकरण है वो मापन के द्वारा लगाया जाता है। छात्रों की विभिन्न दृष्टियों का चयन करना, तो इससे छात्र की जो दृष्टियाँ हैं उनका भी क्या किया जाता है, चयन किया जाता है कि बच्चा कौन से सेक्टर में जाना चाहता है। कक्षा उन्नति व रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना, तो शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना। अब शैक्षिक योग्यता जैसे बीएड करते हैं या बीए करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, तो उसमें क्या है, उसके मार्क्स कितने हैं, उसका क्या किया, उसका क्या मापन, और मापन के आधार पर ये जो प्रमाण पत्र होते हैं वो तैयार होते हैं, तो जो मार्क्स बनते हैं वो किस में आते हैं, वो भी मापन में आते हैं, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, प्रमाण पत्र बनते हैं। उसके बाद देखिए शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना। शैक्षिक मानक है वो भी निर्धारित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मापन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार ये सारे हमने क्या करे, जो मापन के उद्देश्य हैं उसके ऊपर टिप्पणी हमने देखी कि मापन के उद्देश्य है वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे टिप्पणी है मापन के चर, उसके प्रकार। मापन के चर कौन कौन से होते हैं, मापन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं। मापन की दृष्टि से चरों के अभिप्राय वस्तुओं, प्राणियों, क्रियाओं और उनके गुणों से होता है, जिसमें किसी भी समूह की विशेषताएं प्राणी या क्रियाएं समान नहीं होती है। जैसे मानव का भार है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, ये सबके क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। और यह तो समझा जा सकता है कि मनुष्य में किसी भी समूह के 2-4 सदस्यों का भार समान हो, किंतु समूह के सभी सदस्यों का भार है वो समान नहीं हो सकता, सबका अलग अलग होता है। यदि जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों के समूह का निर्माण किया जाता है, तो जिसके सभी सदस्यों का भार समान हो, तो उस समूह के जो भार चर नए होकर अचर या अस्थिर रास्ते हो जाता है। अगर हम जानबूझ के एक जैसे भार वाले व्यक्तियों को लेते हैं, तो उनका जो चर है वो क्या हो जाता है, वो अस्थिर चर हो जाता है। स्पष्ट है कि एक गुण के एक समूह के चर है वो हो सकते हैं और दूसरे समूह के लिए अचर भी हो सकते हैं। एक अन्य उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट किया जा सकता है कि लड़के और लड़कियों के समूह के लिए लिंग चर होता है, वे इस चर के आधार पर लड़के और लड़कियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो ये भी क्या होते हैं, चर होते हैं। जैसे बच्चों के लिंग डिसाइड होते हैं वो भी क्या है, चर है, किंतु लड़के या लड़कियों का अलग अलग समूह के लिए चर नहीं होगा, मतलब वो ग्रुप में अलग अलग हो रहे हैं तो वो होगा चर नहीं होगा, वो अचर है। उसके बाद देखिए चर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक होते हैं, एक मात्रात्मक होते हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मात्रा में हम नहीं उनको लिख सकते हैं। अब जैसे किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई किसी का शांत स्वभाव है, कोई पोलाइट है, कोई नहीं है, तो ये क्या होते हैं, गुणात्मक चर होते हैं, ये क्वालिटी होती है। तो ये जो क्वालिटी जो चर होते हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, उनका मापन नहीं कर सकते हैं। तो मात्रात्मक चर होते हैं जो क्वांटिटी में दिखाए जाते हैं, जिसकी मात्रा संख्या में दिखाई जा सकती है। तो 2 चर होते हैं, तो पहला
देखिए गुणात्मक चर कौन सा होता है, वस्तुओं या प्राणियों के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन्हें केवल देखा और समझा जा सकता है, मतलब जिसको हम समझ सकते हैं, जैसे उसके मानसिक गुण है, कोई क्या है वो गुणात्मक स्तर जिसका है, कोई सृजनशील है, किसी कोई कौशल किसी का अच्छा है या किसी का अच्छा नहीं है, किसी का नेचर अच्छा है या किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई ऐसे होते हैं जो टेंशन बहुत जल्दी लेते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो टेंशन फ्री रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनकी क्या है, ये गुणात्मक चर होते हैं जिनको कैसे देखा और समझा जा सकता है, इनको मापा नहीं जा सकता। जैसे निश्चित इकाई इनको हमें मापा नहीं जा सकता, जैसे मनुष्य का रंग है, धर्म है, रूप है, जाति है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको सिर्फ हम देख सकते हैं, इनको माप नहीं सकते कि इसमें धर्म कितना है, ठीक है, इसका रंग कितना है, तो उन सारी चीज़ों को मापा नहीं जा सकता। मनुष्य के गुण गुणात्मक चर कहलाते हैं, जो सारे गुण क्या होते हैं, गुणात्मक होते हैं, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। छात्रों का कक्षा स्तर गुणात्मक चर का एक निर्धारण है और इस चर के आधार पर उन्हें प्राथमिक माध्यमिक उच्च कक्षा स्तर के छात्रों को तो विषयों के आधार पर कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल आदि छात्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस स्तर पर पाठ्य विषय भी गुणात्मक चर कार्य करते हैं। तो जो उनका जो पाठ्य स्तर कैसा है, उनके लिए सेक्टर कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होते हैं, ये गुणात्मक होते हैं। इसके बाद देखिए मात्रात्मक चर कौन से होते हैं। तो वस्तु और प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें मात्रा में मापा जा सकता है, जैसे मनुष्य की लंबाई, भार, बुद्धि, ये सारी चीज़ें। तो पहले हमने गुणात्मक को देखा, तो उनको हम क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, बट हम मात्रात्मक को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो मनुष्य के इन गुणों को मात्रात्मक चर कहते हैं। छात्रों की किसी विषय में योग्यता भी मात्रात्मक स्तर की श्रेणी में आती है। तो क्योंकि इसे परीक्षणों द्वारा निश्चित इकाई अंकों में मापा जा सकता है, मतलब बच्चा है वो किसी से सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है, परफेक्ट है, तो उसको भी हम माप सकते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट लिया तो हमें पता लगा कि वो बच्चा इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर अच्छा है। मात्रात्मक चर दो प्रकार के होते हैं, स्तब्ध चर और अस्तब्ध चर। अब देखिए मात्रात्मक स्तर का जो स्तब्ध चर कौन सा होता है। स्तब्ध चर वो होता है जो कंटिन्यू चलता है, जैसे 2 के बाद 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये क्या है, स्तब्ध चर है। लेकिन अस्तब्ध चर होता है वो मिनट में आता है, जैसे कंटिन्यू नहीं होता वो। तो स्तब्ध चरों की श्रेणी में मात्रात्मक वे चर आते हैं जो किन्हीं भी दो लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रात्मक मान के हो सकते हैं, जैसे 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, तो ये क्या है, ये स्तब्ध चर है, ये एक दूसरे के बाद है वो आ रहे हैं। जैसे व्यक्ति की लंबाई, किसी व्यक्ति की लंबाई के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह पूर्णांक ही हो, अर्थात 180 सेंटीमीटर के बाद 185 सेंटीमीटर ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 180.4 भी हो सकता है, 180.5 भी हो सकता है, 180.2 भी हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, ये कंटिन्यू चलती हैं। तो 180.3 सेंटीमीटर और 180.1 सेंटीमीटर आदि भी हो सकती हैं, और 180.11 सेंटीमीटर और 180.12 सेंटीमीटर आदि भी हो सकती हैं। इन्हें हिंदी में निरंतर चर कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो मात्रात्मक रूप से क्या चल रहे हैं, क्रम में चल रहे हैं। स्तब्ध अथवा निरंतर चर के मापन में प्रयुक्त इकाई संख्याएं कभी अपनी पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, वे निकटस्थ संख्याएं होती है, जो कुछ न कुछ अंश है वो रहता है। तो ये जरूरी नहीं है कि पूर्णांक में कोई चीज़ है वो पॉइंट में भी आ सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या आती है, चीज़ें हैं वो स्तब्ध आती है, कंटिन्यू आती है। उसके बाद देखिए अस्तब्ध चर है वो कौन से होते हैं। अस्तब्ध चरों की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो सदैव पूर्णांक में ही मापे जाते हैं, जैसे किसी कक्षा के छात्रों की संख्या। अब जो संख्या है वो क्या में मापी गई है, वो पूर्णांक में मापी दी गई है, 85 है, 45 है, 68, ये तो क्या होता है, ये डिसाइडेड होता है। तो इसका कोई भी भाग है वो 20.2 नहीं हो सकता और 45.6 नहीं होता, और जो बच्चों की संख्या है उसको हम पॉइंट में काउंट नहीं कर सकते, वो तो क्या होगी, वो तो पूर्णांक में होगी। तो पूर्णांक होता है वो क्या होता है, अस्तब्ध चर होता है। यदि हिंदी में खंडित चर भी होते हैं, अस्तब्ध में अखंडित चर भी सदैव पूर्णांक के ही होते हैं, तो इसलिए इनके मापन में प्रयुक्त इकाई संख्या अपनी यथार्थ संख्या की होती है। एक्सेप्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो अस्तब्ध चर होते हैं। अब देखिए मापन में त्रुटियाँ क्या हैं। तो मापन में त्रुटियाँ हैं वो बहुत पॉसिबल है, क्योंकि इंसान है, इंसान कहीं भी गलती कर सकता है। तो मानव स्वभाव की यह एक सुलभ प्रवृत्ति होती है कि वह जाने अनजाने अनेक प्रकार की त्रुटियाँ अपने जीवन में करता है, जिनमें से कुछ उसके अपने स्वभाव के कारण घटित होती है, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण भी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसका मापन 100% सही है।
कोई नहीं कह सकता कि उसका जो मापन किया गया है वो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि मापन में निहित तत्व यदि शुद्धता के दर्शाए हैं तो वहीं उनका त्रुटिपूर्ण होना भी अनिवार्य है। तो कहीं भी इन चारों में गलती हो सकती है। हाँ, किसी समय तक यदि सावधानी बरती जाए तो त्रुटि की संभावना को कम अवश्य किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है। मापन चाहे भौतिक हो या मानसिक हो, दोनों स्थिति में त्रुटि की संभावना रहती है। तो दोनों में गलतियाँ हो सकती है, चाहे वो जो मापन है वो चाहे वो भौतिक है चाहे वो मानसिक है, दोनों में ही गलतियाँ हो सकती है। इतना अवश्य है कि भौतिक वस्तु में मापन में त्रुटि की मात्रा मानसिक शक्ति के मापन की त्रुटि की अपेक्षा कम रहती है। क्यों? क्योंकि ये आंकड़ों में दिखाई जाती है। तो मात्रा गुणात्मक होती है, उसको हम मात्रा में नहीं दिखा सकते, इसीलिए जो मात्रात्मक होती है उसमें क्या है, गलतियाँ कम होती है, क्योंकि उसकी एक संख्या है, पर्टिकुलर संख्या में गलती हम कम निकाल सकते हैं। क्योंकि मानसिक पहलू या मनोवैज्ञानिक तथ्यों का मापन जहाँ एक और कठिन है, वहाँ उसी प्रकार मापन में संबंधित त्रुटि को ज्ञात कर पाना भी उतना ही जरूरी है। तो जो मानसिक जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं, उनमें त्रुटियाँ हैं वो संभव है, उनको हम एग्जैक्ट नंबर में माप ही नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या है, गलती है वो संभव है। मापन की त्रुटि से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षण के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाला अंतर है। दोनों अंकों में वास्तविक और अनुमानित दोनों में अंतर में जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए किसी छात्र की जो वास्तविक शुद्ध लगती IQ है वो 150 है, उस पर विनय साइमन बुद्धि परीक्षण पर प्रशासित करने से उसकी IQ है 120 आती है, तो हम कहेंगे कि परीक्षण मापन में त्रुटि है। यदि बच्चा रियल में 150 उसकी बुद्धि लगती है और विनय साइमन विधि द्वारा हमने उसकी बुद्धि का मापन किया और बुद्धि मापन में उसकी बुद्धि 120 आ रही है, तो हम डेफिनेटली क्या कहेंगे कि मापन में क्या है, त्रुटि है तथा कम विश्वसनीय है। सामान्य अर्थ में मापन त्रुटि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो मापन त्रुटि को लेकर किस प्रकार है परिभाषित किया है, तो सबसे पहले द अमाउंट बाय विच एनी स्पेसिफिक मेजरमेंट डिफर्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स हाइपोथेटिकल ट्रू स्कोर इन क्वालिटी बिटवीन द मेजर, कि हमने कोई भी चीज़ मेजर की उसमें डेफिनेटली उसमें कोई मिस्टेक है वो हो सकती है। सिंस नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, कोई भी मेजरमेंट क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं होता कि उसका जो रिजल्ट किया गया उसका जो मापन किया गया वो बिल्कुल 100% परफेक्ट है। ईच हैज इंक्लूडेड सम कंपोनेंट ऑफ एरर, सभी में क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है वो पॉसिबल है, हो भी सकती है। तो ये किसने कहा था, ये जनरल डेफिनेशन है इसकी। तो उसके बाद प्रिडिक्शन ने मापन के त्रुटि को इन शब्दों में प्रिडिक्शन ने एक डेफिनेशन दी है, वो क्या है, it is the standard division of the distribution of difference between observed score और true score। इन्होंने क्या कहा था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो और डिस्ट्रीब्यूशन डेविएशन, मतलब दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, जो हमने मापा है स्टैंडर्ड है और जो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस है उसको ऑब्जर्व किया गया, वो ही क्या है, वो ट्रू स्कोर है। तो ये किसने कहा था, ये प्रिडिक्शन ने कहा था। उसके बाद देखिए परीक्षण मापन करते समय यह मानकर चला जाता है, क्या मान के चला जाता है, देखिए इंडिविजुअल हैज मेजरेबल वैल्यूज एंड कैपेबिलिटीज, कोई भी इंडिविजुअल इंसान है उसकी क्या होती है, उसकी वैल्यूज होती हैं, उसकी कैपेबिलिटीज होती हैं। एंड ऑब्जर्वेशन कंटेंस एरर, कोई भी ऑब्जर्वेशन होता है चाहे वो मात्रात्मक है चाहे वो गुणात्मक है, उसमें क्या हो सकते हैं, इसमें एरर हो सकती हैं। एंड ऑब्जर्व स्कोर इज मेड अप ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर, कोई भी हम स्कोर ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकता है और ट्रू में कुछ एरर भी हो सकता है, तो दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ अनुमानित अंक है वो यह है कि किसी भी समय विशेष पर निरीक्षण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ तथा वास्तविक अंक है वो कल्पनाजनक हो सकता है, जिसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है परंतु कर्मानुसार उसे ज्ञात है वो नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद हमने इसकी क्या पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी कि जो मापन में जो त्रुटियाँ होती है वो कैसे होती है और इसकी डेफिनेशन क्या होती हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। इसके साथ थैंक यू।